साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने वाले हैं कि आरक्षण क्या होता है और आरक्षण का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, इसके तहत हम देखने वाले हैं कि सांप्रदायिक अवार्ड क्या था, कालेलकर आयोग क्या था, मंडल आयोग क्या था, इंदिरा साहनी केस क्या था, एम नागराज केस क्या था और जनरल सिंह केस क्या था। दोस्तों, तो इसके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आरक्षण क्या है और संविधान में आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहाँ दिया हुआ है। इसके पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, तो संविधान में जो आरक्षण दिया हुआ है दोस्तों, 3 तरह का आरक्षण दिया हुआ है। पहला तो है दोस्तों राजनीतिक आरक्षण, दूसरा है शैक्षणिक आरक्षण और तीसरा है दोस्तों सरकारी सेवाओं में आरक्षण। क्या क्या है दोस्तों? राजनीतिक आरक्षण है, शैक्षणिक आरक्षण है और सरकारी सेवाओं में आरक्षण है। तो एक एक करके देख लेते हैं कि इनमें क्या प्रावधान दिया हुआ है दोस्तों। तो जो राजनीतिक आरक्षण दिया हुआ है दोस्तों, वो उसके लिए 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 330 में बताया गया है दोस्तों कि संसद में सीटों को आरक्षण दिया गया है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 330 के तहत संसद में सीटों का आरक्षण किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 332 के तहत विधानमंडल में सीटों का आरक्षण किया गया है दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों शैक्षणिक आरक्षण। तो शैक्षणिक आरक्षण के तहत दोस्तों संविधान में आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 16(6) दिया हुआ है दोस्तों। तो 15(4) के तहत है दोस्तों शैक्षणिक आरक्षण के तहत अनुच्छेद 15(4) में दिया हुआ है दोस्तों कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है तथा SC ST है, उनके लिए राज्य क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा दोस्तों, जैसे शुल्क में छूट दे सकता है, इत्यादि कार्य कर सकता है दोस्तों। राज्य के द्वारा इत्यादि कार्य किया जा सकता है दोस्तों। जो अनुच्छेद 14(4) था वो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 15 के 5। यह दोस्तों 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? इसमें यह प्रावधान है कि OBC SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश जो है उसमें छूट दिया जाएगा, प्रवेश को आरक्षित किया जाएगा और शुल्क में छूट मिलेगा दोस्तों। यह किस आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 15 के 5 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 16 के 6 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 15 के 6 में दिया हुआ है 10% अतिरिक्त आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए दोस्तों। जो EWS हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। याद रखिएगा, जो आर्टिकल 15(6) है उसमें भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और जो 16(6) है उसमें भी EWS के लिए 10% की व्यवस्था की गई है दोस्तों। जो 15(6) में है दोस्तों वो क्या है? वो शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आरक्षण बताता है और 16(6) में दोस्तों नियुक्ति से संबंधित आरक्षण को बताता है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है आरक्षण से रिलेटेड। वर्तमान स्थिति है दोस्तों OBC को 27% आरक्षण मिला हुआ है, SC को 15% आरक्षण मिला हुआ है और जो ST है उनको 7.5% आरक्षण मिला हुआ है दोस्तों। लेकिन EWS को जो 10% आरक्षण है इसमें इंक्लूड नहीं है दोस्तों। इसके अतिरिक्त आरक्षण है 10%, इसके अतिरिक्त आरक्षण है। अगला है दोस्तों सरकारी सेवाओं में आरक्षण। तो सरकारी सेवाओं में आरक्षण से रिलेटेड दोस्तों 16 के 3 है, 16 के 4 है और 16 के 5 है और 16 के 6 है दोस्तों। ये 4 आर्टिकल दिया हुआ है सरकारी सेवाओं में आरक्षण से रिलेटेड हमारे संविधान में। तो जो अनुच्छेद 16(3) है उसमें क्या बताया गया है दोस्तों? तो उसमें बताया गया है कि जो संसद है वो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसका मतलब आरक्षण दे सकता है संसद निवास स्थान के आधार पे दोस्तों। और जो 16(4) है दोस्तों उसमें बताया गया है दोस्तों, 16(4) में बताया गया है
16(4) में क्या बताया गया है दोस्तों? तो राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण किया गया है। क्या दोस्तों? राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण किया गया है। इसके तहत दोस्तों 16(4)A है, इसके तहत SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है और 16(4)B के तहत कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत लाया गया है दोस्तों। जो SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण है वो 77 संविधान संशोधन 1995 के तहत दिया गया है और जो कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत है दोस्तों ये एक 81 संविधान संशोधन 2000 के तहत दिया गया है दोस्तों। जो ये कैरी फॉरवर्ड होता है यह क्या होता है दोस्तों? तो मान के चलिए कि इस बार जो बहाली है उसमें क्या सीट को आरक्षित किया गया 20% सीट को, यानी जितना भी बहाली निकला हुआ है उसमें 20% सीट रिजर्व है दोस्तों SC/ST के लिए। लेकिन ये 20% सीट क्या है, ये फिल नहीं हो पा रहा है। इसमें 18% सीट फिल हो रहा है दोस्तों। तो बचा हुआ जो 2% है वो कैरी हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट वाले बहाली में इंक्लूड हो जाएगा दोस्तों। यही होता है कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत दोस्तों, यही होता है कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत। अगला आर्टिकल है दोस्तों 16(5). उसमें क्या बताया गया है दोस्तों? 16(5) में बताया गया है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति को नियोजित किया जाएगा दोस्तों। क्या किया जाएगा? नियोजित किया जाएगा। अगर मान के चलिए कोई मदरसा है दोस्तों तो उसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों का ही नियोजन किया जाएगा दोस्तों। तो 16(5) भी क्या हो जाता है दोस्तों? यह भी आरक्षण को प्रोत्साहित करता है, आरक्षण को बताता है दोस्तों। अनुच्छेद 16(6) में बताया गया है EWS के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा दोस्तों। EWS के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह नियुक्तियों से संबंधित आर्टिकल है दोस्तों। और जो 15(6) था वो क्या था दोस्तों? वो EWS के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता था दोस्तों। याद रखना है यह आरक्षण जो है मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है दोस्तों, मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आरक्षण का इतिहास देख लेते हैं दोस्तों, आरक्षण का इतिहास। तो इसके तहत हम देखने वाले हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में, कालेलकर आयोग के बारे में, मंडल आयोग के बारे में, इंदिरा साहनी केस के बारे में, M नागराज केस के बारे में और जनरल सिंह केस के बारे में। तो दोस्तों इसके संबंध में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला देख लेते हैं सांप्रदायिक अवार्ड क्या था दोस्तों, जो 1932 में आया था। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था दोस्तों? तो इसके संबंध में हम देख लेते हैं 1932 में जो ब्रिटिश के PM थे वो रैमेजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे दोस्तों? रैमेजे मैकडोनाल्ड। अतः सांप्रदायिक अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सांप्रदायिक अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड से भी जाना जाता है दोस्तों। जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसके तहत दोस्तों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। क्या? पृथक निर्वाचन मंडल। दोस्तों इस बात को याद रखना है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1932 के तहत सांप्रदायिक अवार्ड के तहत की गई थी दोस्तों। यह क्या था पृथक निर्वाचन मंडल? दोस्तों मैं बता दूं, ये पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षण दोनों में अंतर होता है दोस्तों। मान के चलिए ये कोई इलाका है जहां SC/ST या दलितों की बहुलता है दोस्तों। तो आरक्षण का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आरक्षण का मतलब ये हुआ, मान के चलिए अगर कोई भी कैंडिडेट है तो आरक्षण मिल जाए, तो वहाँ अगर SC/ST को आरक्षण मिल जा रहा है तो वहाँ जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो SC होगा या ST होगा। लेकिन वोटिंग सभी लोग करेंगे दोस्तों। क्या? वोटिंग सभी लोग देंगे, यानी चुनेंगे इसको सभी लोग मिलकर। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल
इस तरह का नहीं है दोस्तों। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब है दोस्तों कि इस इलाके में अगर दलितों की संख्या ज़्यादा है तो कैंडिडेट दलित होगा ही होगा, लेकिन जो इसको चुनने वाले हैं, जो वोटिंग करने वाले हैं, वो सभी लोग दलित होंगे दोस्तों, यानी दलितों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि वहाँ दूसरे जाति के लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते थे पृथक निर्वाचन मंडल के तहत। तो दोस्तों ये है पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षण। तो पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर गांधी जी क्या थे, इसके खिलाफ हो गए और यरवदा जेल में दोस्तों यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया यरवदा जेल में दोस्तों 20 सितंबर 1932 से पृथक निर्वाचन मंडल के खिलाफ दोस्तों। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। किनके बीच? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ दोस्तों। इस पूना पैक्ट का रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? तो जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सांप्रदायिक अवार्ड के तहत दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों, लेकिन साथ में दलितों की आरक्षित सीटों को बढ़ा दिया गया दोस्तों। जो प्रांतीय परिषद थी उसमें आरक्षित सीटों को 71 से 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षित सीटों को बढ़ाया दिया गया दोस्तों। 18% सीटों को बढ़ा दिया गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद जो SC ST को आरक्षण मिला था वो SC के लिए 15% था और ST के लिए 7.5% था दोस्तों, जिसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संवैधानिक कर दिया गया दोस्तों। अब उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों 1953 का कालेलकर आयोग क्या था। कालेलकर आयोग क्या था दोस्तों, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। कालेलकर आयोग क्या था? तो दोस्तों कालेलकर आयोग जो था वो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन था? तो दोस्तों कालेलकर आयोग था। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति जी को यह शक्ति दिया गया है कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 340 के तहत। इसी का प्रयोग करते हुए दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1993 में कालेलकर आयोग को गठित किया था दोस्तों। किस आयोग को गठित किया था? तो कालेलकर आयोग को गठित किया था दोस्तों। यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। कालेलकर आयोग ने क्या रिपोर्ट दिया दोस्तों? कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पिछड़ापन का आधार दोस्तों जाति होना चाहिए। जो अनुच्छेद 16 के 4 में पिछड़ापन का बात कही गई है, पिछड़े वर्ग की बात कही गई है, उसका पिछड़ापन का आधार दोस्तों जाति होना चाहिए, लेकिन इस बात को लागू नहीं किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या बताया गया है दोस्तों? 16 के 4 में बोला गया है कि पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन ये पिछड़ा लोग कौन है? इसके लिए कालेलकर आयोग ने बताया कि इस पिछड़ेपन का जो आधार बनाना चाहिए वो जाति को बनाना चाहिए, लेकिन इस बात को नहीं माना गया दोस्तों। उसके बाद मंडल आयोग का गठन किया गया दोस्तों। मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में मंडल आयोग को गठित किया गया दोस्तों। याद रखिएगा ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था दोस्तों। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था मंडल आयोग। इसकी रिपोर्ट 1980 में आती है दोस्तों और इसने भी जो पिछड़ेपन का आधार बताया वो जाति को ही बताया दोस्तों। कालेलकर आयोग ने भी जाति को बताया था और मंडल आयोग ने भी जाति को बताया दोस्तों। उसने भी बोला कि जो आर्टिकल 19 के 4 है उसमें जो पिछड़ा वर्ग का जिक्र किया गया है उसको हम जाति के आधार पे पिछड़ा वर्ग का वैल्यू दें, और इस पिछड़ा वर्ग को मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग बोला था दोस्तों, OBC बोला था। याद रखिएगा
कि सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का प्रयोग जो था वो मंडल आयोग के द्वारा किया गया था दोस्तों, और उसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था करने की सलाह दी थी दोस्तों। मंडल आयोग ने जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी, वह ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की सलाह दी थी दोस्तों। इस रिपोर्ट के तहत जो भी सलाह दिया गया था 1990 में इस आरक्षण को मान लिया गया दोस्तों। 27% आरक्षण को मान लिया गया और ओबीसी को 1990 से 27% आरक्षण मिलना शुरू हो गया दोस्तों। तो 1990 याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1991 में क्या हुआ दोस्तों? 1991 में हुआ क्या कि ओबीसी को 27% तो आरक्षण मिल ही रही थी, उसके साथ साथ आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को भी 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया दोस्तों। 1991 में ओबीसी को क्या, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिल रही थी और साथ में जो ईबीसी था, आर्थिक पिछड़ा वर्ग था, उसके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया दोस्तों। इसका मतलब 1991 में आरक्षण व्यवस्था क्या हो गई थी दोस्तों? तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईबीसी के लिए 10%। तो टोटल 59.5% हो गया था दोस्तों। 59.5%। इंदिरा साहनी केस 1992 के तहत ईबीसी का 10% का आरक्षण जो था उसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ईबीसी का 10% का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी साहनी केस के अंतर्गत दोस्तों। अब देख लेते हैं इंदिरा साहनी केस 1992 क्या था दोस्तों। इंदिरा साहनी केस 1992 क्या था दोस्तों? तो 1991 में आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। इस केस के माध्यम से दोस्तों आरक्षण व्यवस्था को क्या कर दी गई थी? तो चुनौती दी गई थी। निर्णय कब आया सुप्रीम कोर्ट का? तो 16 नवंबर 1992 को निर्णय आया। इसमें आरक्षण का आधार जाति माना गया दोस्तों। जाति जो माना गया था उसी को बरकरार रखा गया दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बताया गया कि जो ओबीसी का 27% आरक्षण है वह सही है, लेकिन क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या दोस्तों? क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। हम आगे देखेंगे कि क्रीमी लेयर क्या होता है दोस्तों। यानी बताया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि जो ओबीसी का 27% का आरक्षण है वो सही है, लेकिन उसमें जो क्रीमी लेयर हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अधिकतम आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% तय की गई दोस्तों। 50% जो आरक्षण की ऊपरी सीमा है कब तय की गई? तो 1992 में तय की गई इंदिरा गांधी साहनी केस के अंतर्गत दोस्तों। लेकिन विशेष परिस्थिति में अधिक हो सकता है, यानी कोई अगर विशेष परिस्थिति हो तो 50% से अधिक किया जा सकता है दोस्तों। अतः ईबीसी को जो 10% का आरक्षण मिला हुआ था उसे क्या कर दिया गया दोस्तों? उसे समाप्त कर दिया गया। ईबीसी को 1991 में आरक्षण मिला और 1992 में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और क्या बोला गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं रहेगा। क्या दोस्तों? पदोन्नति में आरक्षण नहीं रहेगा। इंदिरा साहनी केस के अंतर्गत ये बोला गया। लेकिन 77 संविधान संशोधन के तहत पदोन्नति में आरक्षण को लागू कर दिया गया दोस्तों 1995 में। यानी 1992 में क्या किया गया था? पदोन्नति में आरक्षण को बंद कर दिया गया था और 1995 में फिर से चालू कर दिया गया दोस्तों। और कैरी फॉरवर्ड लागू रहेगा दोस्तों। वो जो सीट शेष बच जाती थी उसको नेक्स्ट बहाली में इंक्लूड कर दिया जाता था, वो सिद्धांत लागू रहेगा दोस्तों। अब देख लेते हैं क्रीमी लेयर कौन होगा। क्या दोस्तों? क्रीमी लेयर कौन होगा दोस्तों? इसके संबंध में हम देख लेते हैं। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों। रामनंदन समिति 1993 में गठित किया गया था कि क्रीमी लेयर किसको बोला जाएगा दोस्तों। तो रामनंदन समिति ने बताया था कि जिसका वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा हो और
कोई भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हो, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज इत्यादि, अगर ऐसा कोई है या ऐसा परिवार का कोई सदस्य है तो उस परिवार को क्रीमी लेयर माना जाएगा दोस्तों। वर्तमान में ये जो 1 लाख वार्षिक आय है उसको 8 लाख वार्षिक आय कर दिया गया है दोस्तों। कितना कर दिया गया है? तो 8 लाख वार्षिक आय कर दिया गया है। अब आते हैं 85 संविधान संशोधन 2001 के तहत अनुच्छेद 16(4)A में परिणामी ज्येष्ठता का नियम जोड़ा गया दोस्तों। पहले क्या था? अनुच्छेद 4A के तहत, अनुच्छेद 16 के 4A के तहत पहले पदोन्नति में आरक्षण था और 85 संविधान संशोधन के तहत दोस्तों परिणामी ज्येष्ठता का नियम को भी जोड़ दिया गया दोस्तों। यानी आर्टिकल 16 4A के तहत दोस्तों 2 चीज़ दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और दूसरा परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत इंक्लूड कर दिया गया दोस्तों 2001 से। अब देख लेते हैं ये परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है दोस्तों। तो परिणामी ज्येष्ठता का नियम यह कहता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति SC ST है वो पदोन्नति करके सीनियर हो जा रहा है, यदि कोई SC ST पदोन्नति के माध्यम से सीनियर हो जा रहा है तो उसकी सीनियरिटी जो है वो अस्थाई हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? अस्थाई हो जाएगी। यानी एक बार सीनियर हो गया तो वह सीनियर ही रहेगा दोस्तों, वो फिर से जूनियर नहीं होगा। यही है परिणामी ज्येष्ठता का नियम। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए जनरल या OBC का कोई एक व्यक्ति 2020 में SP बना और एक व्यक्ति जो है SC ST का है वो 2022 में SP बना। तो ये 2022 में जो SP बना SC ST का बंदा, उससे OBC या जनरल का बंदा जो 2020 में SP बना है वो क्या होगा दोस्तों? सीनियर होगा। ये इतना बात समझ में आ गया। अब 5 साल के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो जनरल और OBC का व्यक्ति है वो 2027 में SP ही रहेगा, लेकिन SC ST का जो बंदा है वो 2027 में क्या हो जाएगा दोस्तों? वो DIG हो जाएगा। तो इसके बाद वो क्या हो जाएगा? इस बंदे से सीनियर हो जाएगा, 2027 में सीनियर हो जाएगा। अब 3 साल के बाद क्या होगा दोस्तों? 3 साल के बाद ये बंदा भी क्या बनेगा? ये भी DIG बन जाएगा दोस्तों। और जो SC ST का व्यक्ति है वो भी क्या होगा? वो भी DIG होगा। तो अब देखा जाए 2030 में तो दोस्तों ये भी DIG है और SC ST वाला व्यक्ति भी DIG है। तो जो जनरल और OBC का व्यक्ति DIG है उसका क्या दोस्तों? उसका कार्यकाल अधिक है, वो ज़्यादा सीनियर है, वो ज़्यादा सर्विस वाला है। तो इसके तहत देखा जाए तो जनरल और OBC का ये व्यक्ति को सीनियर होना चाहिए, लेकिन SC ST पहले से DIG है दोस्तों, तो SC ST ही सीनियर रहेगा दोस्तों। यही होता है परिणामी ज्येष्ठता का नियम। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, M नागराज केस के विषय में देख लेते हैं कि M नागराज केस क्या था 2006 में। तो दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं। इसके तहत अनुच्छेद 4 के A में दोस्तों 2 बात कही गई है। एक तो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है और दूसरा परिणामी ज्येष्ठता का नियम दिया गया है। ये दोनों बात को लेकर चुनौती दिया गया M नागराज के द्वारा, वही केस कहलाया M नागराज केस। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह आया कि अनुच्छेद 16(4)A बरकरार रहेगा, यानी पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगी और परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी जारी रहेगा दोस्तों। तो इस केस का कोई मायने नहीं है, लेकिन ये याद रखना है। अब देख लेते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण जो मिला है EWS आरक्षण 10%, इसके विषय में दोस्तों देख लेते हैं। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण मिला है दोस्तों। यह आरक्षण संविधान के 2 आर्टिकल में है, एक 15 और एक 16। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 को संशोधित करके क्रमशः 15(6) और 16(6) लाया गया दोस्तों। 15(6) में क्या बताया गया है कि
कि शिक्षण संस्थान आदि में प्रवेश के लिए आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस को, और 16(6) बताया है नियुक्तियों आदि के संबंध में आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 10% मिलेगा दोस्तों। और यह आरक्षण क्या है, बाकी आरक्षण के अतिरिक्त है दोस्तों। जो ओबीसी का आरक्षण है, एससी का आरक्षण है, एसटी का आरक्षण है, इन सब से अलग रहेगा दोस्तों, इन सब से अलग रहेगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार कर दिया है दोस्तों, उस पर मुहर लगा दिया है दोस्तों। तो फिलहाल जो आर्थिक रूप से पिछड़ा लोग है, पिछड़ा वर्ग है, वो कौन कौन होगा दोस्तों, इसके विषय में देख लेते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी ईडब्ल्यूएस कौन होगा। तो जिस परिवार की आय 8 लाख वार्षिक से कम हो वो ईडब्ल्यूएस के तहत आएगा। इसके साथ साथ दोस्तों और भी कुछ है। कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होना चाहिए। आवासीय घर जो है वो 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए और गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज का प्लॉट से कम होना चाहिए। ये सब क्या है कि ईडब्ल्यूएस के बारे में बताता है। अगर ऐसा कुछ है तो ईडब्ल्यूएस वह व्यक्ति होगा, अगर नहीं है तो ईडब्ल्यूएस नहीं होगा दोस्तों। तो देख लेते हैं अभी ईडब्ल्यूएस का क्या अभी फ़िलहाल आरक्षण क्या है और किसको किसको कितना मिला है, वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों। तो ओबीसी का 27% है, एससी का 15% है और एसटी का 7.5% है। टोटल मिला के 49.5% है दोस्तों। 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 49.5% है। और ईडब्ल्यूएस को 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है दोस्तों। इन आरक्षण में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो अभी आरक्षण का फ़िलहाल सिनेरियो यही है दोस्तों, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।